तो सवाल की शुरुआत को लेके मैं थोड़ी देर पहले कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि बहुत कुछ है एचएस पनाग सर को बताने के लिए कि वो हमें कुछ बताएं, बहुत सारा कुछ। गुल पनाग के पास भी बहुत कुछ है जो वो हमें बता सकती हैं या बताना चाहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इस सेशन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, तो हमने इसकी का एक तोड़ निकाला थोड़ी देर पहले। और जब मैं बैक ऑफ द कैमरा बात कर रही थी गुलपनाग से, तो फिर इन्होंने बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये मुद्दा इस सेशन में होना भी चाहिए। तो उस ओर बढ़ते हुए सबसे पहले मेरा सवाल होगा गुलपनाग जी से। गुलपनाग, एक एक्ट्रेस और एक एक्टिव पॉलिटिशियन, घर का माहौल बिल्कुल डिसिप्लिन वाला, फादर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, उस डिसिप्लिन को आपने अपने ओवरऑल करियर में, अपने पूरे सफर में किस तरीके से रखा है, और वो डिसिप्लिन क्या आज भी है? थैंक यू पल्लवी जी। आपने बहुत ही डीप सवाल पूछा है जिसका इजी आंसर नहीं। वो मैं अपने पेरेंट्स, अपने फादर और मेरे फादर के मिलिट्री करियर की वजह से हूँ। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, उनकी जो डिसिप्लिन मैंने इम्बाइब की है, जो डिज़ायर टू एक्सेल, टू चेज न्यू गोल्स, टू बी अपराइट इन ऑल वेज, वो इन्हीं से मुझे मिला है। तो मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताना चाहूँगी। बहुत साल पहले, अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, मैं मिस इंडिया बनी थी, तो सब लोग उस वक्त कहा करते थे कि ये ब्रिगेडियर साहब गुल पनाग के फादर हैं। फिर कुछ 8-9 साल पहले, शायद 5 साल पहले, मुझे एक बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट मिले, यूके ऑफिस से इंडिया आए थे। तो उन्होंने कहा कि ओ, आर यू दैट जनरल पनाग्स डॉटर? सो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मेरे फादर के तौर पर आज की इस इंट्रोडक्शन में आप शायद इन्हें देखें। आप, मैं जानती हूँ कि आप इन्हें इनकी 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 हस्ती और इनके स्टेटस और इनके अचीवमेंट से आप वाकिफ़ हैं, पर मुझे जो 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 गर्व, जो फ़ख्र महसूस होता है जब मुझे कहीं पर भी मैं जाऊँ और वो बोले यू आर जनरल पनाग्स डॉटर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। इनके फॉर्मर स्टूडेंट्स, इतने जर्नलिस्ट मुझे आके मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि यू नो योर फादर इज सच एन अपराइट मैन, ही सेज व्हाट हैज़ टू बी सेड while being a true patriot। तो मैं गिन नहीं सकती हूँ पिछले 3-4 सालों में, मतलब वो तो अभी रिसेंट बात कर रही हूँ, कि कितने लोग मुझे आके हमेशा मेरा हाथ मिलाते हैं क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। पर जो आपका सवाल था, मैं उसको पूरी तरह से उसका जवाब देते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो डिसिप्लिन, जो इन्वायरमेंट ने हमें दिया, एक आर्म फोर्सेस इन्वायरमेंट ने, जो मेरे पिताजी ने उस इन्वायरमेंट में मौजूद होने के बावजूद हम पर फिर भी कायम रखा। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में जो बाहर से डिसिप्लिन है लेकिन घर उनका रिलैक्स्ड होता है, मतलब गोल सेटिंग नहीं होती, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट घर पे नहीं होता। जो इन्होंने एक मार्गदर्शन किया डिसिप्लिन को लेकर, वो मैं मानती हूँ मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक लर्निंग रही है। और आज भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा बेटा 5 साल का है, वो भी डिसिप्लिन हो किसी तरीके से, कुछ मैं उससे पास कर सकूं जो मुझे इनसे देखने को और सीखने को मिला। बिल्कुल, आगे इसी पेरेंटिंग की बात करेंगे हम कि किस तरीके से आपने उस चीज़ को अपनी पूरी लाइफ में उतारा है। सर, अब गुलपनाग अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि वो बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं और वो सारे डिसिप्लिन उन्होंने अपने अंदर रखी हुई हैं, वो जो अपने बेटे को दे रही हैं वो सारे डिसिप्लिन्स। लेकिन एक थोड़ा सा अलग सवाल मेरा होगा, बीइंग अ फादर, जब गुलपनाग थोड़ी इनडिसिप्लिनरी एक्शंस करती होंगी घर में जो आपको पसंद नहीं आता होगा कभी, तो उस चीज को आपने किस तरीके से ठीक किया? क्योंकि अचानक से किसी भी बच्चे में डिसिप्लिन नहीं आता, उसको बहुत पोषित करना पड़ता है। बच्चे में डिसिप्लिन लाने के लिए हर रोज उसको काउंसल करना पड़ता है।
तो एज अ फादर आपने किस तरीके से गुलपनाग में वो सारे डिसिप्लिन्स डाली जो आपने खुद सीखी अपने आर्मी करियर के दौरान? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जिक्र हो रहा था कि whether I am known as her father or she is known as my daughter, मैं कहूँगा कि किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि उनके बच्चे अचीवर्स हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। तो एक तो ये इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि मैं गुलपनाग का फादर हूँ तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। लेकिन एक बात तय है कि जब आप पेरेंट्स हैं और जब आप बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, रोल मॉडल एक फेल सेफ लीडरशिप फिलॉसफी है। सेना के अंदर भी जब भी कोई लीडर होता है, और हर लेवल पर लीडर होता है, चाहे 10 आदमियों का सेक्शन कमांडर हो, चाहे एक आर्मी कमांडर हो। जब मैं आर्मी कमांडर नदन कमांड में था, मेरे नीचे 3,70,000 आदमी थे। सबकी नजरें आपके ऊपर हैं। वो देखते हैं कि क्या आपका कॉन्डक्ट इंटीग्रेटेड है, एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी हो, क्या आप में डुप्लिसिटी है, क्या आप दोगले आदमी हो। तो सबकी नजरें आपके ऊपर होती हैं। अगर आप रोल मॉडल हैं तो आधी लीडरशिप की जो जंग है, जो इन्फ्लुएंस करने की जंग है, वो जीत ली जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा कोशिश ये रही है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कि हम एक रोल मॉडल बनकर रहें। और जहां तक सवाल है डिसिप्लिन का, जो पल्लवी जी ने पूछा, मैं कहूंगा कि डिसिप्लिन को छोड़िए कि एक जो ओवरऑल सेना की लीडरशिप, जो एक लीडरशिप एनवायरनमेंट है जिसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर ट्रेट्स, लीडरशिप के जो एट्रीब्यूट्स हैं, और उसको एक्शन में लाने के लिए जो कुछ हम फौज में करते हैं, वो सब बातें आम आदमियों के लिए, बच्चों के लिए भी लागू हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जब मैं देखता था कि अगर इनका डिसिप्लिन थोड़ा खराब है, तो उसको मैं इस नजरिए से देखता था कि इसको कैसे करेक्ट किया जाए, और इस डिसिप्लिन को बिना उसको एक ठेस पहुंचाए, बिना उसको एक ह्यूमिलिएशन के, कैसे उसको एक दूसरी तरफ उसका रुख मोड़ा जाए। जैसे कि अगर बच्चा शेखी मार रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, तो ठीक है, आप मान लीजिए, तो आप उसको कहिए कि ठीक है, आप इस दिशा में जाएं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये प्लान है आपका, आप ऐसा कर सकते हैं। और बाकी छोटी मोटी बातें जो हैं, रैप ऑन द नकल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं। अभी सर ने कहा कि शेखी वाली बात, कि बच्चा जब शेखी करता है, क्या गुलपनाग ने कभी अपने बचपन में शेखी करने की कोशिश की अपने फ्रेंड्स के सामने? आई थिंक मैं और मेरे भाई ने इतनी कहानियाँ बनाई हैं, और मैं बस अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी पोल नहीं कभी खोली। मतलब इतनी शेखी मारते थे मैं और शेरबीर। अभी भी शायद अगर हमें कोई जानता ना हो, हम कोशिश करते हैं मारने की। तो वो तो हमारा एक मतलब एक कह लीजिए तकिया कलाम है। तो आई थिंक एज ऑल किड्स दे डू इट। कुछ इमेजिनेशन होती है, कुछ स्टोरी टेलिंग होती है, और कुछ स्टोरी टेलिंग और इमेजिनेशन ड्रीम्स में टर्न हो जाते हैं। कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, शायद 6 या 7 साल की, तो मैंने कहा था कि मैं ना मिस इंडिया बनूंगी, या फिर मेरे पापा मुझे कहते थे ये करना है ना, फिर मिस इंडिया बन जाना, समथिंग लाइक दैट। यू नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कॉन्टेस्ट, बट जब तक मैं 15 साल की हुई तब तक तो सब लोग घर में बोलते थे, अगर तुम्हें वो करना है जो तुम नहीं फिलहाल कर सकती हो तो मिस इंडिया बन जाओ। मैंने दादी जी से पूछा मैं बाल काट लूँ, उन्होंने कहा जब मिस इंडिया बन जाओगी तब काट लेना। मतलब इट वॉज द स्टैंडर्ड थिंग इन माई फैमिली फॉर मी टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू वंस आई बिकेम मिस इंडिया। इस पर मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे बेहतरीन
तरीका होगा इस बात को सिद्ध करने के लिए कि मैं आपको बताऊं कि मिस इंडिया बनी कैसे। ऐसे था कि पहले तो फौज की जो एनवायरनमेंट थी उसके तहत इनको बहुत मौके मिले। घुड़सवारी ये जानती थी, तैराकी ये जानती थी, टेनिस प्लेयर ये थी, स्पोर्ट्स गर्ल ये थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। और पढ़ाई में अच्छी कहने का मतलब ये है कि कोई 8-10 साल के अरसे में इन्होंने कोई 13-14 स्कूल बदली किए। तो वो आर्मी का एक कहावत होती है कि आर्मी ब्रैट, बॉर्न रेज्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो एक एनवायरनमेंट था जिसमें, और खास में इनको एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने का भी मौका मिला। उसने भी इनकी पर्सनैलिटी को बहुत शेप किया। हम ज़ैम्बिया में, मैं उनका स्टाफ कॉलेज सेटअप कर रहा था, तो 55 नेशनलिटीज के बच्चे पढ़ रहे थे। तो एक तो पूरी तरफ से ये एक मुकम्मल मतलब युवती थी उस वक्त। इनकी उम्र कोई 19 साल थी और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाने वाली थी। तो मिस इंडिया का प्रोग्राम देख रहे थे हम 16 जनवरी 1998 को। तो इन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी शेखी कभी कभी मारती थी, कि बोले ये तो क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो रात के 12 बजने वाले थे, तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और टीवी सामने लगा हुआ था। तो मैंने कहा उठाओ कागज पेंसिल, और मैंने जो सेना के जो लीडरशिप सिद्धांत होते हैं उसके मुताबिक मैंने कहा कि सबसे पहले एक प्लान बनाया जाए। तो हमने एक प्लान बनाया कि जो हमारे मन में था, हमें कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे, ना तो इनको कोई मॉडलिंग का एक्सपीरियंस था, ना कोई इनको किसी किस्म का शो बिजनेस का कोई ऐसा मतलब ग्लैमर का कोई एक्सपीरियंस नहीं। जैसे मैंने कहा एक अकम्पलिश्ड यंग लेडी थी। तो हमने प्लान बनाया और उसमें कहा कि भी हमारे पास 1 साल का समय है और 1 साल में हमें क्या क्या करना है। तो उसमें हमने डिवाइड किया। इनको कहा कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखें कि ये करना ही करना है और यहां पहुंचना, ये आपका लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचना है। मैंने कहा मैं आपकी फिजिकल फिटनेस और ओवरऑल इंटेलेक्चुअल जो आपकी अप्रोच है उस पर तवज्जो दूंगा, क्योंकि मुझे तजुर्बा है सेना में काम करने। मेरी वाइफ, जिनको कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे होता है, उन्होंने कहा ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको एक एनवायरनमेंट पेश करूंगी ताकि आप खुश रहें और इस पर फोकस करें। तो हमने वो प्लान जो था पूरा बना लिया और मैंने इनको इनकी जो पंच लाइन है जो इन्होंने मिस इंडिया में यूज की, वो उसी टाइम लिख कर दी कि आई एम एन इनकरेजेबल ऑप्टिमिस्ट, फॉर मी एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, समथिंग मोर टू बी डन, समथिंग न्यू टू बी अचीव्ड। मैं एक आशावादी हूं, मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती है, कुछ नया करना है और कुछ नई मंजिलों पर पहुंचना है। तो उसके बाद तैयारी शुरू हो गई। कुछ पता नहीं था, सिर्फ कॉमन सेंस के साथ करंट अफेयर्स, फिजिकल फिटनेस को तो मैं इनको काफी जोर दे रहा था शुरू से ही। मेरी वाइफ ने इनके साथ क्या होता है, कपड़े वपड़े कैसे पहनते हैं, क्या बनवाते हैं, सब कुछ रिसर्च करना शुरू किया। कुछ हमारे जान पहचान के लोग थे, कोमल जीवी सिंह थे जो पहले हमारे बहुत अच्छे तगड़े न्यूज़ एंकर थे और मीडिया पर्सनालिटी हैं, वो मेरी वाइफ की कज़न थी, उन्होंने थोड़ी हेल्प की और कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई रहा। मिस इंडिया वाले दिन मैंने इनको ये कहा कि द ऑपोजिशन हैज बीन लेफ्ट फार बिहाइंड, यू आर नाउ ओनली कंपीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, गो इन एंड विन दिस, जीतना है। 16 जून 1998 और ठीक 1 साल बाद 16 जून 1999 जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में, तो 99 में ये मिस इंडिया थी बाय अ वाइड मार्जिन। मतलब लक्ष्य तय थे, प्लान बना हुआ था, एक इच्छा शक्ति थी, विल थी कि करना है और आगे बढ़ना है। और फिर जैसे मैंने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर इनकी पैराशूट एंट्री हो गई। जितने लीडरशिप प्रिंसिपल मैंने सेना में सीखे थे वो हमने एज ए फैमिली पूरे अमल में हम उनको लाए और उनको बिल्कुल एक क्या बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल अंजाम दिया।
अच्छा, ये इतना बेहतरीन और इतना अलग सिर्फ एक पिता और बेटी के रिश्ते में ही होता है, इसीलिए ये फादर डॉटर सेशन है हमारा। बहुत सारी बातें गुलपनाग, चूंकि हम पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो पेरेंटिंग, आप खुद एक बच्चे की माँ हैं। आपने अपने फादर से जो सीखा, जैसे सीखा, वो किस तरीके से आपकी परवरिश कर रहे थे, आपकी माँ किस तरीके से आपकी परवरिश कर रही थी। आज के डेट में अगर हम देखें कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, एक माता पिता का प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, कुछ दोस्तों का प्रेशर होता है, आगे बढ़ने का प्रेशर होता है, नौकरी का प्रेशर होता है, नौकरी के बाद शादी का प्रेशर होता है, शादी के बाद बच्चों का प्रेशर होता है, प्रेशर ही होता है। इन सब चीज़ों को जब आप अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करती हैं कि आगे रास्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला होने वाला है, या फिर आगे आने वाले दिनों में तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, किस तरीके से आप अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं? ये वही परवरिश का तरीका है जो एच.एस. पनाग सर ने आप पर इम्प्लीमेंट किया, या आपके परवरिश का तरीका इनसे थोड़ा अलग है, या वही तरीका है, बस 20% ज़्यादा दे रही हैं आप अपनी तरफ से? पल्लवी जी, ये एक और बहुत ही डीप सवाल है एक्चुअली। आई थिंक प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही, और प्रेशर से ही हीरा बनता है, अदरवाइज इट्स जस्ट कोल एंड कार्बन। इट्स द प्रेशर दैट क्रिएट्स अ डायमंड। तो प्रेशर तो हमेशा रहने वाला है, और प्रेशर में किस तरीके से दिमाग ठंडा रखते हुए ऑपरेट करना है, ये अल्टीमेटली एक लाइफ स्किल है। जो मुझे सीखने को मिला वो ये था कि आप कहीं भी जाएं, लद्दाख के केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ी हूँ, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लुसाका ज़ाम्बिया में मैं पढ़ी हूँ, मैं कहीं भी जाती थी एज अ यंगस्टर, वो मेरा एक इसेंशियल सर्वाइवल मैकेनिज्म था, सर्वाइव करना और फिर थ्राइव करना और फिर एक्सेल करना। तो आई थिंक जो वो एक तरीके से बहुत लोगों के लिए वो प्रेशर है, पर मैं नहीं मानती वो प्रेशर है, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट था जिसमें हम रहे इतने साल, और कॉन्स्टेंटली स्कूल बदली करने, नए लोगों से मिलना, एक प्रोटोकॉल, हायरार्की, एटिकेट की जानकारी इन्वायरमेंट से अब्जॉर्ब करना। मुझे मेरे पिताजी ने कभी ये नहीं सिखाया कि बड़ों से ऐसे बात करो, क्योंकि मैंने उन्हें देखा कि सुपीरियर से ऐसे बात करते हैं, उनके कॉलीग से वो कैसे एड्रेस करते हैं, उनके सबॉर्डिनेट से वो कैसे पेश आते हैं। तो वो जो डेकोरम है, जो एक लाइफ स्किल है, वो मुझे ऑलरेडी वहाँ देखने को मिली। अब चैलेंज ये है कि मैं आर्म फोर्सेस में नहीं हूँ, वो अपब्रिंगिंग मैं अपने बेटे को कैसे दूँ। जैसा कि इन्होंने पहले कहा, आई थिंक वेन एवर यूर इन डाउट यू शुड ऑलवेज बी अ रोल मॉडल। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा एथलेटिसिज्म की तरफ उसका झुकाव रहे, तो मुझे लगता है कि अगर मैं हर वक्त वो चीज़ करूं जो मैं चाहती हूँ कि वो करे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं रोज़ सुबह दौड़ती हूँ, वो पहले मेरे साथ साइकिल पर आता था, फिर उसकी ट्रेनिंग व्हील्स उतर कर जब वो 3.5 साल का था, 3.5 साल से वो बिना ट्रेनिंग व्हील की साइकिल चला रहा है। अब वो साइकिल इतनी तेज़ चला रहा है कि मैं उसके साथ रन नहीं कर पा रही, फिर बीच में रन करने लग गया मेरे साथ। तो आई थिंक वो मुझे और अपने फादर को देखता है, फिटनेस को एज अ पैशन, एज अ लाइफ इसेंशियल परसू करते हुए। हम फिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन में जाना है, हम एथलेटिसिज्म इसीलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि वो हमारी लॉन्जिविटी का एक कारण है। परिश्रम, हार्डवर्क, वो हम कॉन्स्टेंटली दिखाते हैं, और हम दिखाते हैं, और ऐसा नहीं कि वो नहीं है, जो हम जी रहे हैं वो हम उसको हम हर पहलू से वाकिफ़ करते हैं। मैं उसे कभी कभी बताती हूँ कि आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट डे, आज का दिन बहुत मुश्किल था, बहुत टफ भी था, बट आई मैनेज्ड। तो आई थिंक रोल मॉडलशिप फॉर चिल्ड्रन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू कैन एवर डू। अगर आप वो चीज़ का एग्जाम्पल बनेंगे जो आप चाहते हैं आपके बच्चे में हो, तो बच्चा रोल मॉडल खुद बनेगा, खुद फॉलो करेगा उन फुटस्टेप्स में। डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मैं मानती हूँ स्पोर्ट के ज़रिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से किया जा सकता है। मैं इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत 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 रिस्पेक्ट करती हूँ। शायद किसी और प्रोफेशन तो नहीं कहूँगी, शायद किसी और कैटेगरी में से, बिकॉज आई थिंक जो डिसिप्लिन और जो
परसिवियरेंस स्पोर्ट्स में होती है वो कहीं और से शायद नहीं आ सकती। आपको रोज़ वही चीज़ करनी है, डे आफ्टर डे, और अपने आप से compete करना है, environment से compete करना है, हाई प्रेशर environment में परफॉर्म करना है, और फिर हारना है, और फिर उस हार से कुछ सीखना है, और वो जो ठेस आपको हार देती है उसको आपको मोटिवेशन में बदल कर डिसिप्लिन के साथ परसू करना है। तो मेरा गोल मेरे बेटे के लिए वो जो गैप रह गया है फौजी अपब्रिंगिंग और बाकी अपब्रिंगिंग में है कि मैं उसे स्पोर्ट्स में मैं पूरी तरह से फोकस करके डाल रही हूँ। उसकी हर लेवल पे कोचिंग हो रही है। मेरा ये गोल है जो आजकल अप्रोच है स्पोर्ट्स की, कि बच्चे को बजाय इसके कि एक छोटी उम्र में 4 साल या 5 साल में एक स्पोर्ट में डाल दिया जाए। जैसे टाइगर वुड्स 4 साल से गोल्फ खेल रहा था, स्टेफी ग्राफ 4 साल से टेनिस खेल रही थी। अब की जो फिलॉसफी है वो ये है कि उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन सब डेवलप की जाए। तो मैं उसे एक्सपोज कर रही हूँ और होपफुली वो एक स्पोर्ट चुनेगा और चुननी पड़ेगी उसे, और फिर उसे compete करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन और आई डोंट नो, ट्रॉमा शायद गलत शब्द है, पर वो एक जो कठिनाई सामने आती है इन स्पोर्ट्स, वो ही शायद रेप्लिकेट कर पाएगी वैल्यू फॉर डिसिप्लिन एंड वैल्यू फॉर जस्ट बीइंग देयर एंड डूइंग, गोइंग एट इट एंड कीप एट इट इवन व्हेन द रिजल्ट्स डोंट सीम नियर बाय। खुद गुलपनाह को किसी तरीके की कोई कठिनाई, कोई परेशानी ऐसी आई जिसके लिए उन्हें अपने पापा से एडवाइस लेनी पड़ी? आई थिंक ऑल द टाइम हम हमेशा बात करते हैं। हम आई थिंक अगर मैं याद करूं तो मुझे लगता है जब मैं 13-14 साल की थी, जब मेरा एक ओपिनियन बनने लगा करंट अफेयर्स को लेकर, तब से जो आई थिंक एक पोर्टल खुल गया, एक सेपरेट पोर्टल जिसमें हम शायद एज इक्वल्स एग्जिस्ट करते थे। मेरी भी एक व्यू थी करंट अफेयर्स पे, इनकी भी एक व्यू थी, हम एनालाइज करते थे, और ये हम करते आ रहे हैं जब से मैं 13-14 साल की थी, तो अब भी हम करते हैं। तो आई थिंक वो एक हमारा एक वो है, और हम हमेशा आइडियाज डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, मीडियोकर माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। तो हम हमेशा आइडियाज़ की बात करते हैं, और एडवाइस की बात की जाए तो मैं हमेशा उनसे किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव में, ख़ास तौर पे पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है आज की लाइफ में, उनकी एडवाइस लेती हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मेरे फादर से सीखी है, उन्होंने मिस इंडिया की बात की। मेरी शुरुआत मिस इंडिया से हुई, मेरी पैराशूट एंट्री मिस इंडिया से हुई, पर मैंने उसे बहुत कॉन्शियसली एक प्लेटफॉर्म के तरीके से यूज़ किया और एक ज़रिया बनाया उन सब चीज़ों को करने का जो मैं लाइफ में करना चाहती थी। हायर स्टडीज़ परसू की, एक मास्टर्स की डिग्री कमाई, लॉ की डिग्री करी, प्राइवेट पायलट लाइसेंस किया, अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। तो मैं अपनी अचीवमेंट्स लिस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये लिस्ट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि विनिंग हॉर्सेस डोंट स्टॉप एट द फिनिश लाइन। तो आपको एक गोल हासिल करने के बाद अपने लिए नया गोल सेट करना है, और वो जो चैलेंज है वो आपको मोटिवेटेड रखता है। क्योंकि अगर आपने कुछ हासिल कर लिया लाइफ में, देन यू लाइक अब तो मुझे सब मिल गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मेरा अगला लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के लिए मुझे क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सो एवरी डे यू गॉट टू फाइंड अ न्यू चैलेंज, बिकॉज जो अचीवमेंट का हाई है ना, वो किसी हाई से बड़ा है और ऊपर है। बिल्कुल, और शायद इसी अचीवमेंट का नतीजा है कि आप हमारे साथ बैठी हैं और हम आपसे बात करके खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, चूंकि समय का इशारा हो चुका है, एक ऐसी बात आप दोनों छोटी बिल्कुल समराइज करके सर, हर एक पिता को और हर एक बेटी को वो चीज़ करनी चाहिए, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ तक हमारी बेटियाँ हैं, कि उनको ऊपर किसी किस्म की जो पैट्रियार्कल इम्पोजिशन होती है वो नहीं करनी चाहिए, और उनके तरफ एक बिनाइन और एक क्या बोलते हैं एडहेरेंट बिहेवियर की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप अलग हट जाइए।
अभी आपने जिक्र किया, मैं अगर जब गुल मिस इंडिया बन गई तो अब एक, जैसे मैंने कहा कि एक पैराशूट एंट्री हुई, उन्होंने खुद कहा कि पैराशूट एंट्री लाइफ में हो गई, तो मैंने इनको एक चिट्ठी लिखी। मैं उस टाइम पे कारगिल की लड़ाई के बाद ब्रिगेड कमांडर था, तो मैं वहां बैठे बैठे मैंने इनको चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि आपने लाइफ में पैराशूट एंट्री कर ली है, लेकिन अब आगे क्या करना है और आगे आपने कहां पहुंचना है वो आप पर निर्भर है। मैं उनको एक छोटा सा एक एक्रोनिम दिया, 5C2I, मतलब F फोकस, कि आप फोकस रहिए, आपने अपनी लाइफ खुद बनानी है और हम उसके ऊपर किसी तरह से हावी नहीं हो सकते, ना हम आपके लिए बना सकते हैं। और पहला वर्ड F फोकस, दूसरा इंटेलेक्ट। अगर आपने अपने आप को कायम रखना है, इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो आपका इंटेलेक्ट शार्प होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग को परस्यू करना पड़ेगा, जो उन्होंने की और करती हैं। फिजिकल फिटनेस, मैंने कहा कि अगर आप इस लाइन में इसलिए हैं कि आप देखने में खूबसूरत हैं और फिट हैं, और इस बात को बरकरार रखना है। अभी 3 साल पहले की बात है कि 2019 में, 4 साल पहले, इन्होंने अपनी एक फोटो निकाली जो कि 99 में ली गई थी, उसी स्विम सूट में, उसी पोज में और तकरीबन उसी जगह, और फिर जो अभी 2019 में ली गई थी, 20 साल बाद। 20 साल बाद ये 99 की बनिस्बत ज्यादा फिट लग रही। तो ये हो गया P, फिजिकल फिटनेस। C, कैरेक्टर। मैंने कहा लोग घर बैठे बैठे भी कैरेक्टर अपना खो देते हैं, और आप जिस वर्ल्ड में हो वहां कैरेक्टर खो देना बहुत आसान होता है और कैरेक्टर को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। आपने अपना कैरेक्टर बनाए रखना है और अपने कैरेक्टर ट्रेट्स को जो आपके हैं उनको बरकरार रखना है। कम्युनिकेशन, बातचीत करनी, हर बात में बातचीत होती है। सेना चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हम ऑर्डर्स हमेशा वर्ड ऑफ माउथ से देते हैं, आमने सामने, ताकि ऑर्डर लेने वाले समझ सकें क्या ये आदमी जो ऑर्डर दे रहा है, क्या वो उसमें उतना कॉन्फिडेंस खुद दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स उनको लगातार बनाना है और बरकरार रखना है। और फिर मैंने आखिर में कहा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आपने हमेशा पहल करनी है, इंतजार नहीं करना कि मेरे पास कुछ आने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम अपनी बेटियों को ये एक प्रेरणा दे सकते हैं कि आप आगे बढ़िए और अचीव कीजिए, एक अचीवर बनिए, तो उससे बेहतर हम बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं, जैसे इन्होंने पल्लवी जी ने भी कहा कि गुल ने फिल्में भी की हैं, लेकिन फिल्में उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा। ये बहुत ग्लैमरस फिल्म स्टार नहीं बनी, लेकिन फिल्में इनकी काफी कामयाब रही हैं और क्रिटिक्स ने काफी उनको पसंद किया। लेकिन एक ये मैं जरूर कहूंगा कि आज ये एक संपूर्ण पर्सनैलिटी हैं, फिजिकली फिट हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और अभी भी आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को रीइन्वेंट करती रहती हैं। तो मैं कहूंगा कि मेरी बेटी ने जो मेरी उम्मीदें थी, जो मैं चाहता था, उस पर ये खरी उतरी। बहुत यूजफुल सेशन मुझे लगता है, और इसने बहुत लोगों को बहुत कुछ इस सेशन से ज़रूरत वाली चीज़ें मिली होंगी या फिर समझ वाली चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि हर पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जिस तरीके से HS पनाग सर ने भी देखा गुल को आगे बढ़ते हुए। और ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है यहाँ से बहुत से लोग सीख कर जाएंगे, लेकर जाएंगे। बैक ऑफ द कैमरा गुल मुझे यही कह रही थी कि पल्लवी, इस सेशन में कुछ ऐसी बात हो जाए कि जो लोग उसे सुनकर अपने घर तक ले जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस मैसेज को अपने घर तक ले जाएंगे और वहाँ पर अपनी बेटियों के साथ वही
प्यार, वही सम्मान और वही दुलार अपनाएंगे जो कि एच.एस. पनाग सर ने अपनी बेटी गुल पनाग के लिए अपनाया। बहुत बहुत शुक्रिया गुल पनाग आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।